अब आज देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट। इसके इंट्रो पार्ट में क्या क्या है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, इसका दूसरा नाम एक और होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या क्यों इनको ऐसा नाम दिया गया आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन? देखिए कि अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्टेशियन प्लेन पढ़े थे, इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको बोलते थे वाई एक्सिस, और इसमें हम लोग कोई भी 2,3 रिप्रेजेंट कर सकते थे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा था हम लोगों ने। अब क्वेश्चन ये आता है, सपोज एक नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib। तो मैंने कहा यार ये एक नंबर है, क्या हम इसको भी किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दो हो गए, उसमें भी दो होते थे, तो ऐसा सोचा गया। तो उन्होंने कहा हाँ यार इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इसको बोला गया रियल एक्सिस और इसको बोला गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से इसको बोला गया। अब एक मैंने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + i, एक लिया मान लो मैंने i + 3 या 4 + 2i, मान लो इस तरीके से लिया। मैंने कहा क्या मैं इन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मैं इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकता था? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल और वाई को बोलते हैं इमेजिनरी। तो अब इसको जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,1, 2 रियल पार्ट, इमेजिनरी i का कोफिशिएंट 1, ऐसे इसका 4,2। तो x पर गए 2, y पे गए 1, तो ये हो गया। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,1 हो गया हमारे पास ये। और 4x पे गए 4, y पे गए 2, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब कहना क्या है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन का नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपको होना चाहिए। तो जब क्या किया ना, उन्होंने एक नंबर रिप्रेजेंट किया। अब देखिए आप लोग खुद मुझे बताएंगे सारे बच्चे, एक नंबर मैंने अभी लिया था 2 + i। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉडुलस z क्या होगा, तो सारे बच्चे बोलेंगे कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप तुरंत बोलेंगे √5 यूनिट, मतलब यूनिट क्या, ठीक है, ये बोलेंगे आप। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। मान लो ये ए पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि O से A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस फार्मूले से, तो क्या फाइंड होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों बराबर आए हैं, देख लो बराबर आए हैं। तो जब किसी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स प्लेन ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको याद रख लो, हमेशा r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा वो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है यार, देख लो आप खुद। तो इसीलिए r को इस पूरे 5 चैप्टर में आपको डिस्टेंस नहीं बोलकर मॉडुलस बोला जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। और कभी आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई मॉडुलस बताओ, तो मतलब वो डिस्टेंस की बात कर, लेकिन वो डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से। वो डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 इज z1 2 + 3i एंड z2। इसके बीच का आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2,3, इसके क्या हो जाएंगे? 1,1। इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से, x2 - x1 y2 - तो इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसको हम लोग, अब इसको r नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनमें से दोनों में से कोई भी ओरिजिन है क्या? नहीं है। जिस किसी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, सिंपल चीज़ है ये, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी, इसको लिख लो। चलिए अच्छा भी देखो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib। मैंने कहा इसको यार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, सॉरी नंबर लाइन करो प्लेन पर। तो सपोज x, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, b। तो सपोज x पे a ये रहा, तो यही तो होंगे a, b मान लो। ठीक है, अब मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या होगा? वो a - ib। सही बात है भाई, यही होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a, अब इसको रिप्रेजेंट करो, तो मान लो b ये रहा, तो ये हो जाएंगे ना a, b।
यस और नो। तो ऐसे केस में दिस कोऑर्डिनेट इज द मिरर इमेज किसकी, इसके। ये इसकी, अगर ये मिरर है ना, अगर इस एक्सिस को आप थोड़ी देर के लिए मिरर कंसीडर करो तो ये इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पे x प्लस का होता है, y प्लस का होता है, इसके नीचे x प्लस का होता है, y नेगेटिव, एकदम उल्टा नहीं हो गया। तो दिस कोऑर्डिनेट इज अ मिरर इमेज ऑफ द अपर कोऑर्डिनेट। के लिए छोटी छोटी चीज़ें, ये इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था, कोई ज़्यादा, इससे लिख लो चाहे मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनो, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लियर है। अब इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, वो होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसका प्रूफ बताएंगे, एक एक चीज़ समझेंगे बहुत प्यार से। क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था नंबर को, तो क्या रिक्वायरमेंट हुई इसमें रिप्रेजेंट करने की, पहली चीज़। तो इसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उल्टा, कि अगर एंगल को हम लोग पहले डिग्री में रिप्रेजेंट करते थे, फिर रेडियन में सीखा हम लोगों ने, फिर ग्रेड में सीखा, तो 3 की रिक्वायरमेंट क्या थी। अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं, पहले मीटर में था, फिर तो किलोमीटर आया, हेक्टेमीटर, सेंटी, इनकी रिक्वायरमेंट क्या हुई। तो कंडीशंस के अनुसार इनकी रिक्वायरमेंट हमको होती रही। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ। या तो प्रूफ नहीं देखेंगे तब तक तो क्लियर नहीं होती चीज़ें। तो देखिए, अब अगर मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ, इस नंबर को, तो सपोज a कॉमा भी मान लो ये रहा। तो एक बात सुनो, हमने पढ़ा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा b, और ये डिस्टेंस कितना होगा, पक्की बात है। ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ, लहर आ गई भाई इसमें, तो ये एंगल मान लो थीटा है। थोड़ी देर के लेट कर लेते हैं, एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा, इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को क्या मैं इसको आर बोल सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ आर, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट में ए स्क्वायर। क्या मैं इसको मॉड्यूलस जी बोल सकता हूँ, जी या जेड, वैसे कायदे में तो जी बोलते हैं इसको, ये बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, अभी पढ़ी हमने। अब एक बात सुनो, देखते हैं इसका प्रूफ। ट्रायंगल ओ ए बी में, बच्चों को पता होगा ये B90 होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। साइन थीटा P/H होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो थीटा के अपोजिट वाला P, और H क्या होगा, हाइपोटेन्यूज R, क्लियर है। तो क्या साइन थीटा इक्वल्स टू B/R हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ B की वैल्यू क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे R साइन थीटा, यस और नो बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कॉस थीटा इसी ट्रायंगल में, तो कॉस बराबर होता है B/H, ठीक है। तो थीटा के लिए B क्या होता है, ये A, H कितना होगा R, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू A/R हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ A इक्वल्स टू क्या होगा, दैट यू विल से R कॉस थीटा, क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ A and B इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में ये वैल्यू पुट करिए। चलिए, तो क्या है, A की जगह क्या पुट करोगे, A की जगह देखो, A की जगह R cos थीटा प्लस I, B की जगह भाई क्या पुट करोगे, R sin थीटा। R भाई कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया, cos थीटा प्लस I sin थीटा। देखिए भाई आ गया, हो गया प्रूफ। कितना सिंपल है। अगर आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन समझा है, अभी हम लोगों ने समझा था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके से इस फॉर्म को इसमें भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन ये अभी मैंने बोला था क्यों रिक्वायरमेंट हुई, क्यों रिक्वायरमेंट, तो इसलिए रिक्वायरमेंट क्योंकि अभी तक क्या, सपोज आपसे किसी ने ये कह दिया कि भाई इसको रिप्रेजेंट करो, आप तुरंत रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर कोई उसके साथ एंगल भी बता दे आपको कि उसने इतने डिग्री का एंगल बनाया, तब बताओ। इसमें से मान लो इसको हटा के कह दें एंगल दिया गया है, तो एंगल पे यहाँ पे एंगल का यूज़ करके हम लोग कर देंगे। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, R
कॉमा थीटा को इसमें बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ये देखो, ये कोई चीज़ें नंबर के लिए नहीं बता ना, एग्जाम में कभी आती हैं कि इसका नाम क्या है, ठीक है। आर को बोला जाता है मॉड्यूलस, थीटा को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, स्पेलिंग ठीक है, आर्ग्यूमेंट, या फिर एम्पलीट्यूड, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं ए आर जी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या ए एम पी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड। कभी अभी इस फॉर्म में लिखा हो ना तो समझ आना कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात करें, मतलब थीटा आपसे निकलवाना है। इस प्रूफ में कोई भी डाउट हो रहा है तुरंत पूछिए कि सर ये डाउट हो रहा है, आपके दिमाग में ये है कि सर आर की जगह क्या हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आर है तो एक आर की जगह मॉडुलस ऑफ जी भी पुट कर सकते हैं, जेड जो भी आप बोलते हैं वही हम लोग पुट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, इसको लिख लो आप। अभी नहीं, अभी मत लिखो, एक चीज़ और देखो। अगर इसी ट्रायंगल में मैं tan थीटा भी निकालता हूँ तो tan थीटा बराबर होता है P अपॉन बी। भाई P कितना है? P B है, बेस कितना A, तो क्या मैं थीटा को ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स B अपॉन A? बताओ, एक एक चीज़ में डाउट बताओ सर, ये डाउट रहा, कंसेप्ट से चलेंगे। तो फिर अब आप देखना, आप यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा। क्या मैं B को ये लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, यस और नो? लिख सकता हूँ। अच्छा, और A को मैं क्या लिख सकता हूँ? रियल पार्ट ऑफ Z, यस और नो? यस और नो। और देखो यहाँ पे मैंने मॉडुलस क्यों लगाया, पूछो? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मॉडुलस इसलिए लगा दिया। ठीक, एक एक चीज़ पे गौर करेंगे। मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा दिया गया हमारे पास, और थीटा जो हमने लेट गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। लेकिन अब डाउट ये आता है कि सर अगर थीटा इस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ, तब क्या करेंगे? तो इसका एक रूल होता है, वो रूल अभी मैं आपको बताऊँगा। पहले इतना लिख लो, ये RD शर्मा में मिलेगा आपको, ये वाला, ये NCERT में कहीं भी नहीं मिलेगा, और इसका यूज़ करके बहुत जल्दी आंसर आ जाते हैं। लिख लो इसको। अब देखते हैं कि अभी जो ये थीटा था, ये थीटा तभी पॉसिबल था अभी तक कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब तो थीटा इस तरीके से आ जाएगा सिंबल। लेकिन ऐसा नहीं ना कि हमेशा थीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिले, क्या पता थीटा ये मिल जाए आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो, एक छोटा सा अगर मैं ऐसे लिखूँ z इक्वल्स टू -1 + 2i, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? -1, 2। तो ये किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। x पे जाओ -1, y मान लो ये रहा -1, 2, तो ये सेकंड में नहीं आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। तो अब जो एंगल थीटा बनेगा वो इस तरफ बनेगा। तो ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है, ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होगा थीटा के लिए जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक चार्ट याद रखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो वही आंसर आएगा, ठीक है, सेम आ जाएगा। लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से, तो जो थीटा है ना वो पता है कैसे आएगा? वो पाई माइनस थीटा करके जो आंसर, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए यहाँ से थीटा निकाला तो थीटा आपका 60 आया मान लो, तो लेकिन जो पोलर फॉर्म होती है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो वहाँ पे थीटा 60 मत रखना, वहाँ पर थीटा पता है क्या हम लोग रखेंगे? पाई मतलब 180 माइनस 60 अगर आया तो 120, तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे थीटा की जगह? 120 पुट। अभी बताऊंगा एक एक चीज़, ये क्यों, क्योंकि कोई चीज़ हवा में नहीं, इसका एक प्रूफ समझाएंगे कि ये क्यों हुआ। अगर वही थीटा मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसका पता है क्या, इसका जस्ट उल्टा कर दो, माइनस लगा के, बस ये हो जाएगा। तो एंगल क्या हमारा निकल के आएगा? ये। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल हमारा क्या निकल के आएगा? ये। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल हमारा क्या आएगा? थीटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो एंगल आएगा वो माइनस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो यहाँ से थीटा आएगा वही उस जगह पुट कर दोगे। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से जो थीटा आएगा उसे 180 से माइनस करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो भी थीटा आएगा वो यहाँ हम लोग रख देंगे। फोर्थ में है तो उसका उल्टा कर देंगे। अब समझो ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, समझिए ज़रा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, तो एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये। और एक बात बताओ यार, यहाँ पे जो भी एंगल होगा क्या वो 180 से छोटा नहीं होगा?
क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन कितनी होती है 180 की, ये 90, आप इतना चले तो आप 90 चले, जब यहाँ पर आ गए तो आपने 180, लेकिन ये तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में इस जगह जो भी एंगल होगा वो क्या 180 से छोटा नहीं होगा, तो जब 180 से छोटा होगा तो पाई माइनस थीटा हो गया। चलिए अच्छा, अगर वो इस जगह होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, एक तो थीटा ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये थोड़ा लेंदी नहीं हो गया ज़्यादा थीटा, तो वह इस तरीके से होता है, लेकिन ये वो टफ पड़ता है। सिंपल तरीका क्या लिया, हम यहाँ से भी तो थीटा ले सकते हैं, लेकिन ये जो थीटा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा माइनस आता है, तो हमने क्या लगा दिया, कहाँ गया, हमने माइनस लगा दिया। क्यों? अगर आप यहाँ से अगर आप चले तो ये 90 और ये जो एंगल है 180 से छोटा ही तो होगा, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और हमेशा याद रखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये माइनस थीटा होता है क्लॉकवाइज में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आया। तो जिन बच्चों को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं कि सर ये क्या हो रहा है, तो फिलहाल आप ये बातें याद रख लो, बस ये चार्ट याद रख लो। लेकिन हम लोग नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ माइनस आ रहा है। अब इन सब चीज़ों का यूज़ जो होगा, अब एक एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल 8, उसमें ये सारे कंसेप्ट का यूज़ होगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा सर ये था, लिख लो इसको जल्दी, इस चार्ट को। तो ये जो बात है, ये सारी 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी, क्या कि जो r निकालेंगे वो रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी बताया था मॉडुलस होता है। थीटा इस तरीके से, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही आंसर हो जाएगा, सेकंड में तो ये, थर्ड में है ये, फोर्थ में तो ये है। अब जब तक एक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मैं एग्जाम्पल 8 आपको लिख के बताता हूँ और आप देखना कि इस मेथड से कितना सिंपल हो जाएगा, NCERT में कितना टफ दिया गया है। एग्जाम्पल 8, और मैं एग्जाम्पल 7 भी बता दूंगा, क्यों एग्जाम्पल 7 सिंपल है, एग्जाम्पल 8 थोड़ा सा अलग है, तो पहले एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। चलिए अच्छा भैया, तो एक बात बताइए ज़रा, a क्या होगा -4, b क्या होगा 4√3। चलिए अब r निकालते हैं। समझ गए ना कि ये कैसे है, क्योंकि z इक्वल टू क्या था, a + iv, तो a क्या होता है रियल पार्ट -4, b होता है इमेजिनरी पार्ट, तो r होता है रूट में a² + b²। चलिए भाई a की वैल्यू पुट करिए, -4 का होल इसका, b की 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 48, तो ये कितना आ गया 64, और 64 का आंसर कितना आ गया 8, और ये प्लस माइनस आएगा लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 8 यूनिट आ गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलिए भाई अब निकालते हैं थीटा, तो थीटा निकालते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें 4√3, रियल पार्ट कितना है -4, और यहाँ पे क्या था मॉड्यूलस, 4 से 4 चला गया, तो ये कितना होगा tan इनवर्स -√3, लेकिन हमको पता है मॉड्यूलस जब हटता है तो प्लस साइन आता है, तो tan इनवर्स √3। अच्छा tan में √3 वैल्यू किसकी होती भाई, tan 60 की, तो tan से tan कट गया, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3। क्लियर है? तो क्या आप हमको इससे पता है किस में कन्वर्ट करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, इनटू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो एक बात सुनो भाई, पोलर फॉर्म होती क्या है, मतलब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, z = r cos थीटा + i sin थीटा। तो आपको दो चीज़ें पता लग जाएं, तो r पता लग जाए और थीटा, तो r तो पता लग गया। अब आप ये मत समझना कि थीटा ये है, अब ये चेक करो ये किस क्वाड्रेंट में होगा। पहले वाला इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो गए -4, 4√3, मतलब x पे जाओ नेगेटिव इस तरफ, y पे मतलब सपोज ये मान लो यहाँ कहीं होगा, तो इसको मिलाया, तो हम इसी की तो बात कर रहे हैं। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या होगा π-θ, क्यों होगा बता दिया था। तो अब जो एंगल होगा हमारा, जो एंगल होगा वो क्या होगा π-θ। पाई कितना है, सॉरी थीटा कितना है π/3, तो ये कितना आ गया 2π/3। अब बस अब वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। z = r कितना 8 cos थीटा + i sin थीटा,
ये हो गई इसकी, और आंसर देखो ज़रा इसका, और बुक में देखो कितना लेंदी होगा ये, और आपको हो सकता है कंसेप्ट क्लियर भी ना हो। जल्दी से देखिए, जल्दी देखो, जल्दी से। ये आंसर यही है, ये देखो ज़रा, आंसर सेम है या डिफरेंट है? सेम है आंसर। चलिए अब एक चीज़ देखो, अब हमारा आंसर तो आ गया, अब हम, ठीक है ना, अब हम ये चेक भी कर लें यार कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है ना। अच्छा देखते हैं, इसको चेक करते हैं। चलिए देखो सारे बच्चे, 2π/3 का मतलब क्या हुआ? 120। तो इसको, क्योंकि बहुत से बच्चों को डिग्री में अभी भी अच्छा लगता है, तो I sin 120। चलिए cos 120 की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos 120, तो cos 120 को लिखेंगे 90 + 30। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में cos किसका होता है? नेगेटिव, और 90 है तो cos चेंज होगा साइन में। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए थर्ड चैप्टर से। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? -1/2 प्लस I sin 120 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। साइन, ये सब यार मैंने बहुत अच्छे से एक एक प्रूफ बताया आपको इसका थर्ड चैप्टर में। तो 90 + 30, साइन 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। साइन किसका होता है? प्लस का। 90 है तो चेंज, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्लियर है? ठीक है ना सर? अब देखो, ये 8 है, एलसीएम कितना है? 2, तो -1 प्लस का √3i, 2 से काट दिया 4, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 + 4 √3i, और चेक कर लो, ये देखो ये देखो ये देखो, यही आ रहा है। क्लियर है? तो इसने हमने ये चेक भी कर लिया कि भाई हमारा जो आंसर आ रहा है वो एकदम ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये चक्कर है किस क्वाड्रेंट में है क्या है। ऐसे ही एग्जाम्पल 7 हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि उसको बताने की रिक्वायरमेंट है, फिर भी बता देंगे। देखो चले जी भैया, जैसा प्रॉमिस किया था कि एग्जाम्पल 7 भी बता देंगे, तो जल्दी देखो। आर जो होगा वो क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये 4 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2 यूनिट आ गया। भैया अब निकालते हैं थीटा। तो थीटा क्या होता है? tan इनवर्स मॉड्यूलस, इमेजिनरी पार्ट कितना है? √3, रियल पार्ट कितना है? 1। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, माइनस क्यों होगा? अरे नहीं, अरे भैया, मॉड्यूलस -2 की वैल्यू 2, मॉड्यूलस +2 की वैल्यू भी 2। मॉड्यूलस का मतलब ही है कि अगर हटेगा तो प्लस आ जाएगा, ये नहीं है कि प्लस का है तो माइनस करना, ये गलत। मतलब ये तो ठीक था, जो आप कह रहे थे वो गलत है। चलिए अच्छा, तो अब थीटा tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है? tan 60, तो tan से tan शहीद हो गया, थीटा कितना आ गया? 60 आ गया। 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3। अब ये बताओ, ये जो नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 1, √3, दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट में, और फर्स्ट में जो एंगल होता है क्या? वही थीटा होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना निकल के आ जाएगा? π/3। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो जो क्या होता है? r cos थीटा प्लस I sin थीटा। मैं थोड़ा ये भी बता दूंगा इसमें कि NCERT वालों ने कैसे किया है। cos π/3 प्लस I sin, यहाँ पे I भी है। देखो NCERT वालों ने क्या किया, हम इन्होंने ऐसे किया जैसा हम लोगों ने प्रूफ किया था। आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने इसमें किया था कि जो A होता है वो r cos थीटा होता है, B होता है वो क्या होता है? r sin थीटा होता है। क्लियर है? अगर मैं ऐसा करूं, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दूं, तो क्या होगा? a² + b² = r²। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो r बराबर क्या होगा? √में a² + b²। वही तो आ गया। तो वो उन्होंने जैसा इन्होंने वैसे किया है जैसा हम लोगों ने प्रूफ किया था। ये डायरेक्ट मेथड है, आप देख लो इससे, तो ऐसे भी हो जाएगा। कैसे भी कर लो यार, मैथ के साथ सिंपल है। ठीक है।